अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है बात करेंगे फ्रैक्शनाइटेड रेडिएशन एंड डोज रेट इफेक्ट के। फ्रैक्शंस क्यों रेडिएशन में दी जाती हैं, डोज क्यों नहीं हम इकट्ठा डिलीवर कर देते, और डोज रेट इफेक्ट क्या चीज़ है। मतलब कि आप यकदम जो डोज देते हैं या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर डोज देते हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो इसके ऊपर जो है हम थोड़े सा जो है ना डिटेल जो है ना डिस्कशन जो है ना वो हम करेंगे। अच्छा, उससे डिस्कशन करने से पहले आपको तीन चीज़ें पता होना चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए कि जी लीथल डैमेज क्या है, पोटेंशियली लीथल डैमेज क्या है, और सब लीथल डैमेज क्या है। अच्छा, लीथल डैमेज का तो मतलब ये है कि सिंपल सी जो डेफिनेशन है, दैट इज डोज ऑफ रेडिएशन विच कम्प्लीटली abolishes द फंक्शंस ऑफ अ टिश्यू। कि बिल्कुल एक फंक्शन ही ख़त्म कर देते हैं, टिश्यू सेल्स डेड हो जाएं, इतनी ज़्यादा इफेक्टिवली रेडिएशन डोज हो, दैट इज़ कॉल्ड कि लीथल डैमेज हो गया। ठीक है, लीथल डैमेज इरिवर्सिबल होता है और इरिप्लेसेबल होता है। ठीक है, और ऑब्वियसली जिस तरह मैंने बात की सेल डेथ को करता है। इस तरह पोटेंशियली लीथल डैमेज का मतलब होता है कि जिसको आप पोस्ट रेडिएशनल रेडिएशन थेरेपी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन गिव अ प्रोटेक्टिव थिंग टू एक्चुअली हेल्प द सेल्स रिकवर मोर क्विकली। ठीक है, लेकिन अगर ये कि पोटेंशियली लीथल का मतलब ये भी होता है कि अगर आप वो इंसल्ट दूर नहीं करेंगे, आपको अगर आपको ये पता चल गया कि एक्सीडेंटली आपने एक रेडिएशन की डोज दी या एक्सीडेंटली एक्सपोज हो गए रेडिएशन से, और आप उस जगह से निकल आते हैं या वो सोर्स से बाहर निकल जाते हैं और सोर्स को ख़त्म कर देते हैं, तो डैमेज जो है वो सीवियर डैमेज भी जो है वो रिप्लेस हो जाता है, वो रिपेयर हो जाता है। लेकिन अगर पोटेंशियली का मतलब होता है कि लीथल हो सकता है अगर आप कंटिन्यूसली उधर रहेंगे, आप कंटिन्यूसली एक्सपोज रहेंगे, तो ये लीथल डैमेज की साइड पे जा सकता है। ठीक है, दूसरा जो है उसको आप कहते हैं सब लीथल डैमेज। सब लीथल का डैमेज का मतलब होता है इट्स नॉट डेंजरस एनफ, द टिश्यूज और सेल्स हैव एनफ टाइम टू रिपेयर देमसेल्व्स, और वो बिल्कुल अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं। सब लीथल डैमेज में आमतौर पे वापस आना बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू पोटेंशियली लीथल के, क्योंकि पोटेंशियली लीथल में आमतौर पे कुछ इफेक्ट्स नजर आते हैं, कुछ रह जाते हैं इफेक्ट। लेकिन सब लीथल डैमेज जो है वो इतनी लो डोजेज पे होता है कि वो डैमेज जो है वो प्रॉपरली रिपेयर हो जाता है। तो यू विल नेवर बी एबल टू टेल कि जी हाँ ये कभी रेडिएशन एक्सपोजर रहा था इस टिश्यूज को या इस ऑर्गन को और ये इसने अपने आप को रिपेयर कर लिया। अच्छा, पोटेंशियली लीथल डैमेज अगर आप देखते हैं नॉर्मली तो ये होता है कि अगर छोटा सेल मैस है, छोटे सेल्स हैं, तो वो ये इट कैन कॉज सेल डेथ, ये सेल डेथ कॉज कर सकता है। और ये होता है कि पोटेंशियल लीथल डैमेज रेडिएशन जाती हैं तो कुछ सेल्स मरते भी हैं। ये नहीं होता कि ऑल द सब लीथल में ये होता है कि सेल्स स्टिल सर्वाइव। मतलब कि आप जितने एरिया में रेडिएशन देते हैं, वो आपके स्किन का हो, लिवर का हो, ये वो, तो उसमें सेल्स इफेक्ट ज़रूर होते हैं, उनके नॉर्मल फंक्शन ज़रूर इफेक्ट होते हैं, लेकिन वो मरते नहीं हैं। पोटेंशियली लीथल में होता है कि कुछ सेल्स बचते हैं और कुछ जो है वो इफेक्ट ऑफ दैट रेडिएशन जस्ट डाई ऑफ। जो बच जाते हैं वो अगर आप उनको प्रॉपर कंडीशंस दें तो वो रिपेयर कर जाते हैं अपने आप को। वो इन्वायरमेंट जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है उसमें उसको उसमें चीज़ें लेके न्यूट्रिशन लेके दे कैन सर्वाइव वेल। अच्छा, अब एक्सरे कर्व अगर आप करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सर्वाइवल फ्रैक्शन और डोजेज का जो आपका सेल सर्वाइवल एनालिसिस होता है, ठीक है, ये 6 और 12 घंटे की रेडिएशन में आपको पता चल जाता है। अच्छा, अब आप इसमें देखें, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है इसमें आपको दो लाइंस नजर आ रही। वन लाइन इज द रेड वन जिसमें आपने 6 घंटे जो है ना डिले आपने देखा है सेल सर्वाइवल के लिए, और जो दूसरा है ये ब्लू वाला, ये इमीडिएटली है। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करते हैं, अब आप ये देखें कि इमीडिएटली आपने रेडिएशन दी, आपने जो है सेल्स को जो है क्या कहते हैं रेडिएट किया और इमीडिएटली सीड कर दिया, या आपने सीड कर दिया यानी कि सेल्स को कल्चर डिश में रखा और उसके बाद आपने उसको जो है ना रेडिएशन दी, तो देखें कि आप इमीडिएट जो इफेक्ट होता है दैट इज मोर सिवियर एज कंपेयर टू द इफेक्ट आफ्टर जो है जो है ना 6 आवर्स के बाद। अच्छा, 12 आवर्स के बाद आप देखेंगे तो जितना इमीडिएटली जो इफेक्ट होगा
और 6 और 12 आवर का इफेक्ट होगा, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा कि इमीडिएटली जब आप रेडिएशन देंगे तो सेल्स इमीडिएटली सेल किलिंग होगी, वो आपको नज़र आएगी कि सर्वाइवल फ्रैक्शन आपके कम है। लेकिन अगर आप उसी को टाइम दे दें, ठीक है, आप अगले 6 घंटे बाद 12 घंटे बाद सेल की कॉलोनीज को या कोलोनोजेनिक एसेस जो है जब आप करेंगे, तो उसमें आप ये लगेंगे कि जो जो टाइम गुजरता जाता है सेल्स जो है वो जो है डैमेज को रिपेयर करते चले जाते हैं, लेकिन नॉट अप टू 100%, लेकिन वो इतना डैमेज रिपेयर हो जाता है कि सेल्स कंटिन्यू टू सर्वाइव। अच्छा, यहाँ अब आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो है ना माइस फाइब्रोसार्कोमा सेल्स है। इसमें आपने एक स्मॉल ट्यूमर और एक लार्ज ट्यूमर विच इज ग्रेटर देन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इन जो है विड्थ ब्रेथ एंड लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि इसमें जब आपने ये नीचे जो है टाइम्स है रेडिएशन का, ठीक है, और एक्सप्लांट जब आपने एक्सप्लांट किया और उसके बाद आपने रेडिएशन दी है, और ये जो है ना रिलेटिव सर्वाइवल, बेसिकली दिस इज सर्वाइवल एनालिसिस। अब ये देखें कि जब आपने 15 ग्रे दिया है सॉलिड ट्यूमर को, जो कि स्मॉल छोटा ट्यूमर था, उसको आपने 15 ग्रे दिया, तो इमीडिएटली चूंकि स्मॉल ट्यूमर था उसने इमीडिएटली इफेक्ट दिखाई कि सेल सर्वाइवल जो है ना फ्रैक्शन कम आई। लेकिन जो जो आप टाइम देते गए हैं 4 आवर्स, फिर 2 घंटे दिए, फिर 6 घंटे दिए, फिर 8 घंटे दिए, तो आप ये देखें कि ये इसका सेल सर्वाइवल जो है वो इंक्रीज होता गया है और इंक्रीज होता गया, और एक स्टेज थी जिसपे ये 6 ग्रे पे आके ये प्लेटू फेज आ गया। प्लेटू फेज का मतलब था इससे बेहतर नहीं, ये मैक्सिमम सर्वाइवल उन्होंने अचीव कर लिया। सॉलिड ट्यूमर्स को देखें जिनको हमने 20 ग्रे दिया। अच्छा, 20 ग्रे भी सॉलिड ट्यूमर्स के लिए जो है वो एट 2 आवर्स जो है ना वो इफेक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा था। रेडिएशन की जो आपने डोज दी है वो जो है ना 20 ग्रे भी सफिशिएंट नहीं थी। सेल जो सेल सर्वाइवल है वो बढ़ता चला गया है, ठीक है, और इट्स बीन स्टिल इंक्रीजिंग कि एक 6 आवर्स पे एक प्लेटू सा आया था, लेकिन उसके बाद फिर दे आर स्टिल इंक्रीजिंग ग्रोथ, ठीक है। तो अब यहाँ बताने का मकसद ये था कि डोज जो है एक वो मैटर करती है, ठीक है, साइज ऑफ द ट्यूमर डज मैटर, डोज डज मैटर, एंड डोज के बाद जो उसका रेट है, डोज रेट, ठीक है, और जो ड्यूरेशन है जितनी देर के लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियोथेरेपी के अंदर जब आप करते हैं। इसी तरह पोटेंशियल लीथल जो डैमेज है, ठीक है, वो उसके जो रिपेयर है उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेल्स जो है ना सर्वाइवल कम होती है एज कम्पेयर टू सेल सब लीथल डैमेज के। सब लीथल डैमेज जो है वो रिपेयर जल्दी हो जाता है और उसमें सेल सर्वाइवल जो है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो ऑर्गन है, जो टिश्यू है, वो अपनी ओरिजिनल जो है कंडीशन को उसको बरकरार रखता है एज कम्पेयर टू पोटेंशियल लीथल के, जिसमें सेल सर्वाइव करते हुए थोड़ा सा टाइम लेते हैं। वो जो इफेक्ट होता है उसको उस पे टाइम लगता है कि उस इफेक्ट से और रेडिएशन के जो डैमेज है उससे बाहर हैं, रिपेयर करें, और आपको वहाँ डेड सेल्स भी मिलते हैं। अच्छा, ये क्या इस पे एक हाइपोथेसिस जो है वो सजेस्ट किया गया था, और वो ये था कि जो रेडियो रेजिस्टेंस और रेडियो सेंसिटिविटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये भी डिपेंड करता है कि पोटेंशियल लीथल डैमेज जो है ना कितना रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। रेडियो सेंसिटिव है, ठीक है, वो पोटेंशियली लीथल डैमेज को रिपेयर नहीं कर पाते और ख़त्म हो जाते हैं रेडियो सेंसिटिव जो है ट्यूमर। लेकिन जो रेडियो रेजिस्टेंट ट्यूमर है उनको आप जितनी मर्जी रेडिएशन दें वो रेडिएशन को इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। जो इफेक्टिवली रिपेयर करते हैं पोटेंशियली लीथल डैमेज को वो रेडियो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, और जो इफेक्टिवली रिपेयर नहीं कर सकते पोटेंशियली लीथल डैमेज को जब रेडिएशन दी जाती है तो वो जो है वो आप कहते हैं कि जी ये रेडियो सेंसिटिव है। अच्छा, अब सब लीथल डैमेज की बात की जाती है तो हम रेडिएशन को ना, ये एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया चाइनीज हैमस्टर सेल्स में, ये सर्वाइवल कर भी है। इसमें उन्होंने रूम टेम्परेचर को इंक्यूबेट किया, लेकिन इधर यहाँ उन्होंने ये किया कि स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट दे हैव गिवन ए डोज ऑफ ऑलमोस्ट 15 ग्रे, ठीक है। आप ये देखिए ना 7.67 और 63 और 3.97, ये इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये जो आपको पहला सर्कल नजर आ रहा है, ये उन्होंने 50 ग्रे दिए। तो 50 ग्रे देने के बाद उन्होंने देखा कि ये सर्वाइवल फ्रैक्शन जो है ना इट इज
ऑलमोस्ट 0.05 के करीब, 0.005 थी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब इनको इंक्यूबेट किया उसके बाद इन्होंने जनाब साहब उसको ना 6 आवर्स के बाद ना उन्होंने कहा कि जी हम जो है ना अब हाफ हाफ डोज देते हैं, अब हाफ हाफ डोज देते हैं। उन्होंने क्या किया कि यहाँ उन्होंने 6 आवर्स पे देखा कि जनाब साहब सर्वाइवल जो था वो जो है ना थोड़ा सा सेल सर्वाइव किया, इसको टाइम दिया। उसके बाद यहाँ उन्होंने क्या किया, इसको डोज को स्प्लिट कर दिया। उन्होंने 7.63 दिया, सेल स्टिल सर्वाइव किए, 7.63 दिया, थोड़े से सर्वाइवल। यानी कि जब उन्होंने 2 में डिवाइड करना शुरू किया और जो है ना स्प्लिट डोज किया एक्सपेरिमेंट्स को, ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियली डैमेज था जहाँ आपको 0.005 तक सर्वाइवल फ्रैक्शन मिला। जो ही आपने कहा कि जी हम 30-30 घंटे बाद देते हैं, तो यहाँ उन्होंने क्या किया, 30 मिनट के बाद एक दफ़ा रेडिएशन दी, 30 मिनट तक फिर सेल ग्रो के इधर 30 मिनट तक एक के बाद फिर रेडिएशन दी। उसके बाद देखेंगे सेल सर्वाइवल कर्व जो है ना दैट रिमेन्स इनटू ए स्ट्रेट लाइन, और वो स्टैटिक हो गए, सेल मरना खत्म हो गए। मतलब कि जब आपने डोज को स्प्लिट किया, ठीक है, कि आपने जो 15 गिरे दे रहे थे उसको आपने क्या किया जी हाफ एन आवर के वक्फे से पहले हाफ दी, फिर उसके बाद हाफ दी, तो सेल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 6 जो आवर्स के बाद जो है ना दे अटेन अ प्लेटो के मैक्सिमम जो है ना सेल जो है ना सर्वाइव कर लेते। इट मीन्स कि यहाँ आप जब सब लीथल डोज देते हैं तो सब लीथल डोज के बाद सर्वाइवेबिलिटी जो मैं पहले बता रहा था वो बहुत बढ़ जाती है सेल्स के, क्योंकि उनके पास रिपेयर का जो है ना मौका ज़्यादा मिलता है। डिपेंड ये भी करता है कि आप कंटिन्यूसली रेडिएशन ना दे रहे हो। यहाँ उन्होंने एक दफ़ा दे दी, एक दफ़ा पोटेंशियल दी 15 ग्रे, उसके बाद जो सेल सर्वाइव किया उनको 30-30 मिनट के बाद उन्होंने 2 दफ़ा रेडिएशन दी, और फिर देखा कि उसके बाद रेडिएशन नहीं मिली उन्हें, तो सेल सर्वाइव कर गए, ठीक है। अगर इनको कंटिन्यूसली सब लीथल डैमेज दिया जाए तो सेल जो है वो सर्वाइवल जो है ना उसमें प्रॉब्लम पड़ जाती है। अच्छा, यहाँ आप एक तस्वीर देखेंगे, ये तस्वीर में जो इन्होंने ना 2 फिनोमेना जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, ठीक है। एक जो है ना यहाँ आपको सब लीथल डैमेज रिपेयर शुरू हो जाती है, ठीक है, जिस तरह पिछले वाला एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपने पोटेंशियल लीथल दिया था 15 गे की डोज, फिर आपने स्प्लिट डोज दी कि आपने पहले एक हाफ दी फिर 30 मिनट बाद दूसरी दी। उसमें ये देखें कि आपका एट 2 आवर्स जो है ना ऑलमोस्ट रिपेयर शुरू हो जाती है, बट इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव रिपेयर। उसके बाद सेल्स की ना रीअसॉर्टमेंट शुरू होती है, ठीक है, सेल्स डिफरेंट सेल साइकिल्स में जाते हैं। दूसरे जो सेल्स होते हैं सेल साइकिल में, यहाँ आपको जो डिप थोड़ा सा नजर आ रहा है, इट मीन्स कि ये सेल्स किस में थे, सेल्स माइटोसिस में होंगे, ये एक्टिवली प्रोलिफरेट कर रहे होंगे। एक्टिवली प्रोलिफरेट करते हुए सेल्स जो है वो ज़्यादा मरे, सेल किलिंग ज़्यादा हुई। लेकिन इस लेवल पे जो सेल्स आगे रेप्लिकेटिव फेज में गए, जो एस फेज में गए, वो ज़्यादा रेजिस्टेंट थे। और उसके बाद एस फेज के बाद दे स्टार्टेड टू रीपॉपुलेट, जब आपने कंटिन्यूसली इस जगह पे रेडिएशन नहीं दी कि वो डिप आया। एक तो सब लीथल इधर पोटेंशियल लीथल डैमेज था, उसके बाद आपने हाफ ऑफ दिया डैमेज, उसके बाद आपने डैमेज इंड्यूस किया विद रेडिएशन, उसके बाद आपने डोज नहीं दी। जब आपने डोज नहीं दी तो आपने ये देखें कि एक दफ़ा तो डिप आया, डिप आने का मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आर इन माइटोसिस। यहाँ जो है सेल्स ने सर्वाइवल जो है ना कुछ फेज जो है ना सेल्स वो सिंथेसिस फेज में गए, और सिंथेसिस फेज वाले सेल्स से दे जन स्टार्टेड टू रीपॉपुलेट, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ सर्वाइवल फ्रैक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल डिवीजन। यहाँ सेल डिवीजन शुरू हो गई। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप रेडिएशन देते हैं, जिससे मैंने पहले भी बात की थी, तो हर सेल ही माइटोसिस में होता है। डिफरेंट सेल जो है डिफरेंट फेज ऑफ सेल साइकिल होते हैं, और उसमें से जो ज़्यादा हाईली माइटोटिक होंगे वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और जो है जो सेल जो है वो सिंथेसिस फेज में होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं। तो यही और हमारा मकसद ये होता है कि हमने फ्रैक्शंस बनाने की कोशिश इसलिए करते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करके रेडिएशन दें, इतनी रेडिएशन दें जो सब लीथल डैमेज क्रिएट करें, जिसकी वजह से जो है नॉर्मल सेल्स रिपेयर कर लें, ट्यूमर सेल्स जो माइटोसिस में से वो डेड हों, उसके बाद जो बाकी सेल्स हैं वो आगे माइटोसिस की फेज में जाएं, उनको फिर अगले दिन फिर रेडिएशन दे दी जाए ताकि उनके वो माइटोसिस वाली जो फेज में सेल्स है
वो ख़त्म हो, उसके बाद फिर सिंथेसिस वाले फेज माइटोसिस हो जाए, इसलिए कंटिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ जो है ना कंटिन्यूसली जो है ना रेडिएशन दी जाती है और सब लीथल डैमेज इंड्यूस किया जाता है, क्योंकि वो पोटेंशियली अगर आप लीथल डैमेज इंड्यूस करेंगे तो दैट विल इफेक्ट्स द ट्यूमर एंड द नॉर्मल टिश्यू अलाइक, तो आपके जो है ना टिश्यू इंजरी ज़्यादा सवियर हो जाती है। अच्छा, अब ये यहाँ वही बात हुई कि जी 4 आर जो है, जो मैंने सबसे पहले आपको पहले लेक्चर में बताया था कि रिपेयर बहुत इफेक्टिव, कि रिपेयर कैसे कर रहा है सेल अपने आप को, उसके रिपेरेटिव मैकेनिज्म क्या है। रीअसॉर्टमेंट हो रही होती है, रीअसॉर्टमेंट का मतलब जब आप एक दफ़ा इंजरी देते हैं तो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं सेल्स, ठीक है। उसके बाद वो दोबारा रीपॉपुलेट माइटोसिस की साइड पे जाते हैं और फिर रीऑक्सीजनेशन जो है ना, ये भी हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजनेशन आगे, कि ऑक्सीजन देने से आप टिश्यू की या जो ऑर्गन की जो है ना रेडियो सेंसिटिविटी जो है ना उसको आप इंक्रीज कर जाते हैं। अगर आप स्प्लिट डोज एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, ठीक है, तो आपको ये देखेंगे कि 6 आवर्स में तो ड्रामेटिक डिप आएगी क्योंकि आपने रेडिएशन दी है, तो वो जो माइटोसिस के सेल थे मरे हैं। लेकिन आप 12 घंटे के बाद इफेक्ट देखेंगे तो सेल से रीपॉपुलेट करने लग जाते हैं। रीपॉपुलेट करने के बाद वो अपना प्लेटो अटेन कर लेते हैं कि उससे ऊपर वो जो है ना उनकी सर्वाइवेबिलिटी नहीं जाती, वो जो है ना एक मैक्सिमम सर्वाइवेबिलिटी लेवल तक जो है ना वो पहुंच जाते हैं। तो यहाँ एक और आपके सामने जो है ना एक्सपेरिमेंट है, इसमें P388 ट्यूमर्स को जो है ना उन्होंने देखी, इन वीवो देखी, मतलब कि माउस के अंदर जो है ना ट्यूमर को ग्रो किया और उसको ही रेडिएशन दी ट्यूमर को। अच्छा, अब इसमें उन्होंने देखा कि 1 डे ट्यूमर्स और 6 डे ट्यूमर्स में बड़ा फर्क था। जो 1 डे ट्यूमर है, जो आपको इधर लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, ये रेड में है, ये आपने 1 डे को देखा है कि इमीडिएटली जो है ना टाइम और अगर आप देते हैं, ठीक है, तो रिकवरी फैक्टर जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ता चला जाता है, ठीक है। यहाँ आपको ड्रामेटिक डिप भी नजर आ रही है और उसके बाद ये प्लेटो अटेन कर लिए, ठीक है। 6 डे ट्यूमर्स अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो 6 डे जो ट्यूमर है, 1 डे ट्यूमर में तो जो इफेक्ट जो था ना वो रेजिस्टेंस ज्यादा थी एज कम्पेयर टू 6 डे ट्यूमर, जिन्होंने अपना जो है ना 24 आवर्स तक जो है ना वो सर्वाइवेबिलिटी में चले जाते हैं, ठीक है। In neither case there is a dramatic dip in the curves at 6 hours because the cell cycle is long, more repair in small 1 day tumors than in large hypoxic tumors। अच्छा, इसमें दोनों में आप इफेक्ट देखें कि ये जो इफेक्ट बताने का मकसद था वो ये था कि एक तो ये कि सेल साइकिल जितना लंबा होगा ना उतना रेडिएशन का इफेक्ट कम होगा, लिहाजा ये सेल साइकिल का जो इफेक्ट वगैरह है ऑब्वियसली ये इन वीवो भी और इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने देखा हुआ कल्चर में कि जो सेल्स जिन टिश्यूज के सेल साइकिल लंबे होते हैं, ठीक है, उनमें जो है ना रिपेयर भी उतनी इफेक्टिव होती है, उसमें रेडिएशन जो है ना कम नुकसान करती है एज कम्पेयर टू जो रैपिडली प्रोलिफरेटिव टिश्यूज है, ठीक है, उनमें जो है जो रेडिएशन जो है ना वो इफेक्ट जो है ना ज़्यादा डेंजर्स क्रिएट करती है। आप ये देखें कि फर्स्ट एड ट्यूमर जो है वो रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब कि अगर आपने ट्यूमर को इम्प्लांट किया है, माउस के अंदर आपने ट्यूमर सेल्स डालने हैं और डालने के साथ ट्यूमर जो है ना वो बनना शुरू हुआ है और आपने रेडिएशन की, उसका जो है इफेक्ट जो होगा वो इफेक्ट जो होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा, यानी कि वो ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव होगा ट्यूमर, उसमें आप रीपॉपुलेशन रीअसॉर्टमेंट वगैरह का जो फिनोमिना है वो क्विकली ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन जो बड़ा ट्यूमर जितना बढ़ता चला जाता है उसके साथ जो उसके एंड वाले सेल्स होते हैं, उसके मार्जिन के सेल्स होते हैं, वो हाइपोक्सिक होते हैं, वो कम ऑक्सीजन जो है ना कंसंट्रेशन में सर्वाइव कर रहे होते हैं, वो रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं। तो उसमें आप ये देखेंगे कि जी रीअसॉर्टमेंट जो हो रही होगी ना, रीऑर्गेनाइजेशन जो हो रही होती है जो है ना सब लीथल डैमेज के बाद, वो बहुत कम देखने में मिलती है और बड़ा इफेक्टिवली जो है ना वो अपने आप को रिपेयर कर रहे होते हैं सेल्स, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज इसमें दिखाने की है, वो शोल्डरिंग इफेक्ट है। शोल्डरिंग इफेक्ट का ये मतलब ये है कि ये आप ये देखें कि अगर हम एक दफा डोज देते हैं, वंस डोज विच इज अ पोटेंशियली लीथल डोज अगर देते हैं, तो वो आप ये देखें कि वो डोज जो है ना दैट विल लीड टू डिक्रीज सेल सर्वाइवल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि आप डोज को बढ़ाते चले जाते हैं, 2 ग्रे 4 ग्रे 6 ग्रे 8 ग्रे, और उसके साथ ना वो एक और वन टाइम दे रहे हैं डोज, वन टाइम डोज दे रहे हैं, तो उसमें आप ड्रामेटिक डिप देखेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ स्प्लिट डोज कर देते हैं, फर्स्ट करें कि यहाँ 4 ग्रे दे रहे हैं और अगर आपने डोज देनी है 3 ग्रे 6 ग्रे देनी,
तो यहाँ आप क्या करते हैं, 30 सेकेंड के वक्त के बाद आप 6 को करने के बजाय एकदम 6 देने की बजाय ना पिछले 4 डोज दी थी, आगे 2 डोज दे देते हैं, 2 ग्रे दे देते हैं डोज। ठीक है, अब 2 ग्रे डोज देने के साथ ये होता है कि पहले आपने 4 के बाद एकदम 6 ग्रे देनी थी डोज, पहले आप 2 ग्रे दे रहे थे, फिर 6 दी, 4 दी, फिर 6 दी, फिर 8 दी, फिर 10 दी। अब आपने 4 to 6 जाना है, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग अ 6 ग्रे डोज, अगर आप 2 ग्रे डोज दे देते हैं, टोटल तो 6 करनी है ना, तो 2 ग्रे कर देते हैं, तो दैट विल सी अ शोल्डरिंग इफेक्ट। शोल्डरिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि सेल सर्वाइवल बढ़ जाती है। ठीक है, सेल सर्वाइवल बढ़ जाती है, तो वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके, रीअसॉर्ट करके फिर वो रीपॉपुलेट कर देते हैं। तो अगर आप इस डोज में यहाँ अगर आपने 6 ग्रे दे दी 2, और फिर 8 ग्रे देने की बजाय 8 ग्रे एकदम देने की बजाय 6 से आगे फिर आप 2 ग्रे देते, तो आप ये देखेंगे कि ये इफेक्ट जो है ना वो बढ़ता बढ़ता एक ऐसे लेवल पे आएगा कि यहाँ स्टेट प्लेटू हो जाएगा, प्लेटू बन जाएगा कि उसके ऊपर अगर आप 2-2 ग्रे देते भी रहेंगे ना, तो सेल्स इतने इफेक्टिवली डैमेज को रिपेयर कर लेंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बात समझने की ये है कि अगर आपने सेल सर्वाइवल कर्व्स को देखना हो और आप डोज जो है एकदम आप इंक्रीज कर रहे हैं, 2 ग्रे, 4 ग्रे, 6 ग्रे, 8 ग्रे, ठीक है, और एकदम आप डोज हर लेवल पे हर टाइम लिमिट्स के बाद आप डोज जब बढ़ा रहे हैं, तो वो टोटल डोज डिलीवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक दफा फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप 2 के बाद जब 4 ग्रे दे रहे हैं तो टोटल 4 ग्रे दे रहे हैं। ये नहीं कि 2 के बाद फिर मैंने 2 दी तो 4 हो गया, फिर 2 दी तो 6 हो गया, फिर 2 ग्रे डोज दी तो मैंने 8 कर, नहीं, आप एकदम जो अगले टाइम स्पैन पे जो डोज दे रहे हैं वो एकदम 4 है, फिर वो टोटल डोज 6 ग्रे है, फिर टोटल डोज 8 ग्रे है, फिर 10 ग्रे। अगर 4 ग्रे पे दी डोज और मैंने 6 ग्रे करनी है, टोटल 6 ग्रे देने की बजाय मैं उसको 2 ग्रे दे देता हूँ कि 4 और 2 ये जो है ना ये तो 6 बना देगी, और 6 के बाद फिर 2 कर देता हूँ कि जी वो 8 बना देगी, फिर 2 ग्रे देता हूँ। तो उसमें ये कि सेल रीपॉपुलेट और सर्वाइवल बढ़ता चला जाता है। और नॉर्मली अगर आप टोटल डोज देने के साथ अगर आपको इफेक्टिव सेल किलिंग जो है वो आप करते हैं कि जी मुझे 8 ग्रे पे हाफ 50% ऑफ द सेल्स जो है ना वो डेड मिलते हैं, तो जब आप ये 2-2 ग्रे देना शुरू करते हैं तो आपको वो 8 ग्रे की बजाय वो 10 ग्रे या 15 या 16 ग्रे पे भी तक जो है ना आपको जो है ना वो आपको 50% सेल किलिंग नहीं मिलेगी, सेल जो है ना वो सरवाइव करने लग जाएंगे। लिहाजा जो फ्रैक्शनाइजेशन जब हम करते हैं, फ्रैक्शन बनाते हैं, डोज की छोटी हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है कि जी जिसमें रीसॉर्ट और रीपॉपुलेट कर रहे होते हैं सेल। ये सेल जो है वो ज़रूरी होता है नॉर्मल सेल्स के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ट्यूमर सेल्स जो है ना वो इस तरह सरवाइव करते रहते हैं, लिहाजा हम कंटिन्यूसली उनको जो है ना बोम्बार्ड करते हैं विद रेडिएशन, ताकि ट्यूमर सेल जो है ना वो अपना जो है ना ख़त्म होते रहें आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, सब लीथल डैमेज के जो मैकेनिज्म्स हैं उसमें रिपेयर के जो मैकेनिज्म उसमें दो है। सिंगल ट्रैक जो है जो दोनों क्रोमोसोम्स को छोड़ देता है, उसको जब डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम्स बनते हैं उसमें उसमें डैमेज रिपेयर होता है। इस तरह आपका जो है ना विद द ट्रैक्स ब्रेकिंग टू क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम्स को अलग अलग कर दे, मल्टी ट्रैक डैमेज। ये दोनों डैमेज जो है सिंगल ट्रैक डैमेज और मल्टीपल ट्रैक डैमेज, ये दोनों जो हैं वो बड़ा इफेक्टिवली रिपेयर हो जाते हैं सब लीथल डैमेज में, क्योंकि रीजॉइनिंग भी होती है इसमें, रिपेयर भी होती है, फिर डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स भी, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स भी, और जो एमएमआर रिपेयर है वो भी चल रही है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर है वो भी चल रही है। तो इफेक्ट सिंगल लीथल डोज में बहुत इफेक्टिवली रिपेयर होती है एज कम्पेयर टू पोटेंशियली लीथल डैमेज के। ठीक है, अब रिपेयर एंड रेडिएशन क्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जी आप रेडिएशन कौन सी दे रहे हैं और उस रेडिएशन के अगेंस्ट रिपेयर कितनी इफेक्टिव है। कि टाइप ऑफ रेडिएशन आपको पढ़ाया था ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन है। अब आप ये देखें, यहाँ आप देख लें कि ऊपर जो रेड आपको कर्व नजर आ रहा है दिस इज एन एक्सरे कर्व, और नीचे जो है ना वो आपको न्यूट्रॉन का नजर आ रहा है। और ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अल्फा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इफेक्टिव हैं डैमेज इंड्यूस करने में एज कम्पेयर टू एक्सरेज के। तो आप ये देखें कि जब हम स्प्लिट डोज देते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिविंग 8 ग्रे ऑफ एक्सरेज, 8 ग्रे हमें पता है कि जी 50% जो है ना सेल किलिंग करती है,
आप ये देखें कि अगर हम उसको 4 करके ग्रे देते हैं तो आप ये देखें कि 4 ग्रे ओवर पीरियड 30 मिनट्स दे रहे हैं या 1 आवर दे रहे हैं कि 4 ग्रे दी, फिर इधर 4 ग्रे दी, फिर इधर 4, ठीक है। तो 2 4 ग्रे देने के बाद आप ये देखें कि सेल सर्वाइवल जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के मतलब कि 3 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद अगर आप 4 ग्रेड एडिशन दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट जो है ना एक्सरे में वो निग्लिजिबल हो जाता है। एक्सरे फिर जो है ना इफेक्टिवली सेल किलिंग करती ही नहीं है, कि अगर आप एक दफ़ा डोज दे देते हैं 4 ग्रे और फिर 30 मिनट के बाद 4 ग्रे दे देते हैं तो सेल सर्वाइव कर जाते हैं एज कम्पेयर टू। आप एक तो ये देखें कि इधर जो टोटल इफेक्टिव डोज है न्यूट्रॉन्स की वो है ही तकरीबन 2.8 ग्रे। ठीक है, अब 2.8 ग्रे को अगर आप फ्रैक्शन में देते हैं तो उसका जो है ना सेल वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू एक्स रेडिएशन की, कि वो जो है ना रिकवरी फैक्टर जो है ना उसमें बहुत कम है। ठीक है, वो इतनी इफेक्टिवली सेल को किल करते हैं कि इफेक्टिव जो रिपेयर है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो इससे जो है हम जो इसमें ग्राफ में जो है दैट शोज दैट द इफेक्ट ऑफ डोज फ्रैक्शन विद एक्सेस एंड न्यूट्रॉन्स इज कंपेयर्ड इन द फिगर्स, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि दोनों में डिफरेंस कितना ज़्यादा आप फील कर रहे हैं कि ये इतनी इफेक्टिव है कि अगर आप इसकी स्प्लिट डोज भी करते हैं तो आप सेल्स को जो है ना नहीं लेके चलते, मतलब सेल सर्वाइवेबिलिटी जो है ना वो बहुत कम होती है।